मान्यवर, ये इनके विचार है, आज तक नहीं बदले, आज तक नहीं बदले, यही विचार है। मगर अभी जोर से बोलना, एक शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर सकता, आगे गलती हो गई थी। मान्यवर, हमारे संविधान के डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भाग 4 के अनुच्छेद 44 में एक एंट्री है जो कॉमन सिविल कोड की यूसीसी की बात करती है। क्योंकि हमारे संविधान का फैब्रिक पंथ निरपेक्ष है, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए, इसका हमारा संविधान पक्षधर है। मान्यवर, ये यूसीसी क्यों नहीं आया? यूसीसी इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में सार्प पूछना चाहता हूं, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? और मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। इन्होंने हिंदू कोड बिल भी ला दिया। हिंदू कोड बिल उठाकर देख लिए। हम तो नहीं चाहते कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर इस देश का कानून बने, अभी के जीवन के मूल्यों के आधार पर कानून बनना चाहिए। मगर हिंदू कोड बिल में एक भी पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। मान्यवर, चलो मैं तो कहता हूं कि खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा सरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों सरिया निकाल दिए? बताओ भाई, क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? कोई इससे जगद्य महिला के साथ अपराध करे तो पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ और क्रिमिनल सरिया क्यों नहीं भाई? अगर उनको देना ही है तो पूरा ही दे देते, पूरा दे देते। मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टीकरण की शुरुआत। आर्टिकल 14 और 15 का ये भंग है। अंबेडकर जी, लोहिया जी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामत, ये सब ने इसका विरोध किया है। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। बैठिए, मैं बताता हूं। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका, मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह को कह रहा हूं। वो कहते हैं कौन रोकता है? हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं? सुनने का धैर्य चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। आज तक नहीं मिला, वो भी कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण ने की नीति थी। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर।
इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं मान्यवर, मैं मानता हूं कि अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। मान्यवर, मान्यवर, 370 पर कई बार चर्चा हुई है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। सब जानते हैं कि एक टेम्पररी प्रोविजन को अनौरत संतान की तरह अपनी गोदी में 70 साल तक कांग्रेस ने खिलाने का काम किया और 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने, एक ही झटके से इसी सदन में 370 और 35 को समाप्त। इसी सदन में कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़। और मान्यवर, क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? 35,000 पंचायत के सदस्य आजादी के बाद पहली बार चुनकर आए। 2 करोड़ 11 लाख एक वर्ष में पर्यटक आए। पत्थरबाजी शून्य हो गई। आतंकवादी घटना
92% कम हो गई, एरिया डोमिनेशन बढ़ा। 33 साल के बाद घाटी में थिएटर में रात्रि का शो चल रहा है। 34 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकला। पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल और वाल्मीकि को आरक्षण मिला और घाटी के हर घर पर हर घर तिरंगा अभियान भी चला।